तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे स्मार्ट माइंड आर्मी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है देव सिंह। मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट वन शॉट का लेक्चर होने वाला है, जो कौन सा है आपका वर्क एंड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि मैंने जो आपको पिछली वीडियो में ये बोला था कि 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं, वो 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी हो रहे हैं। आपका बस मैथ का टीचर थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी धीरे से। तो आपका जो पहला वन शॉट लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का, वो आज हो जाएगा। ठीक है यहाँ, और आगे आगे आपके चल के हर हफ्ते नया चैप्टर अपलोड हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, साइंस का आपका सिलेबस तो ख़त्म हो जाएगा बहुत बढ़िया से। तो अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी अनाउंसमेंट मिस नहीं करनी है तो नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इस चैप्टर की जो इस लेक्चर की प्रैक्टिस शीट होगी वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना और वहाँ से डाउनलोड करके इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरा अच्छे से उसको अटेंड कर लेना। तो 100% श्योरिटी ये हो जाएगी कि आपको बाहर से कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे आपसे। ठीक है, और सिंपली कम टाइम में आपको ज़्यादा मिल जाएगा क्या कंटेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज आपका पहला जो चैप्टर है वन शॉट का वर्क एंड एनर्जी। तो जल्दी आ जाइए भाई, और पेन कॉपी उठा लो, नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर नोट्स मेरी तरफ से अगर आप बोल रहे हो कि भैया आप नोट्स प्रोवाइड कर दो, भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो शायद थोड़ा सा दिन लग जाए, थोड़े बहुत दिन लग जाए, पर मैं करने की कोशिश करूँगा कि हो जाए अपलोड, इसकी भी नोट्स अपलोड कर दूँ। ठीक है, मैंने खुद लिखे हैं नोट्स, किसी के बनाए नहीं है, खुद के नोट्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी से हैं, बढ़िया से, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज आपका चैनल का जो वर्क एंड एनर्जी का वन शॉट है। तो मेरा नाम है देव सिंह, मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। तो शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेके जय श्री राम। ठीक है, तो पहला बात आ रही है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क रियल लाइफ में अगर आपसे कोई कहे वर्क क्या होता है, जैसे आपके घर में आप रहते हो, तो घर मम्मी पापा ने किसी ने बोल दिया देख भाई वो चीज़ रखी है, उसको उठा के इधर रख दे, दुकान से सामान ले आ है, या फिर अब आप पढ़ रहे हो, सम कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, बहुत सॉल्विंग हो रही है, तो दिमाग लग रहा है बहुत, आप क्या बोलते हो उसे जनरली कि मैंने काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। तो रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में आप इन चीज़ों को काम बोलते हो, पर साइंस में ये थोड़ा सा उल्टा है। तो रियल लाइफ में आप क्या बोलते हो? एनी यूजफुल वर्क जिसमें फिजिकल या मेंटल आपकी लेवल लगती है, उसको आप क्या कहते हो? वर्क कह देते हो। पर साइंस में आपका वर्क को कुछ और डिफाइन किया गया है। वो क्या है? पहली चीज़ कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा मार्कर ले लो, ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर होना चाहिए, डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तब जाके मैं क्या कहूँगा? किसी भी चीज़ पर क्या हुआ है? वर्क हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना जब आपकी, तभी क्या बोला जाएगा? वर्क हुआ है साइंस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका इस टॉपिक के अंदर का एक सब टॉपिक वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब इसमें कांस्टेंट फोर्स क्यों लिया गया है मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, पर ये कोई काम की नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हो, आगे स्किप कर देना। ये है कि कांस्टेंट फोर्स आपका इसलिए लिया गया क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहती है, और जो आपका जो कांस्टेंट फोर्स के अलावा का जो टॉपिक्स हैं वो आपके हायर क्लास में पढ़ाए जाते हैं, अभी इसमें नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो बस कांस्टेंट फोर्स को आपको पढ़ना है। तो केस वन क्या है? व्हेन बोथ फोर्सेज एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जब मेरा फोर्स, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ पीछे से और आगे की साइड डिस्प्लेस हो रहा है, यानी मेरा फोर्स इधर था और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इससे क्या जानकारी मिलती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब मेरे सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है? वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जिसमें आपका जो वर्क डन आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है जब क्या होता है? फोर्स आपका सेम डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम डायरेक्शन में हो, दोनों का सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन आपका क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे भी लिख दिया एक और बार, F इंटू एस। यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो वन, ठीक है, बस इतना ही। इसके आगे रुक जाओ, थोड़ा सा डाउन करो। तो वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके आगे चल रहे हैं, कई क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि वन जूल ऑफ वर्क डन बताओ। तो वन जूल ऑफ वर्क डन क्या होता है? वन जूल ऑफ वर्क डन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड
एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। डायग्राम देखो इसको, इसका मतलब ये है कि मैंने फोर्स जो था 1 न्यूटन अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट ए पर, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उसको वो किससे डिस्प्लेस्ड हो गया, आपका 1 मीटर से डिस्प्लेस हो गया, तो आपका जो वर्क डन आया वो क्या था, 1 जूल। बस सिंपल सा है आपका। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए नॉर्मल से लिख देना, अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ठीक है, नो टेंशन। अब आगे चलते हैं, लिख लो इसे एक बार। आशा करता हूँ आपने पिछली स्लाइड जो थी वो लिख ली होगी, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, आगे क्या है आपका, केस 1 हो चुका है, अब केस 2 पे आ रहे हैं। केस 2 क्या है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या हो रहा था, जैसे आप समझो मेरे इसमें क्या था, फोर्स इस साइड लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड हो रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स में इस साइड लगाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बताओ, केस उल्टा हो गया है। अब दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट हो गई है, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इसमें क्या होता है, वर्क डन जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वर्क डन इज नेगेटिव। अब कई बच्चे पूछेंगे भैया ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो भाई इसका रीज़न जो है वो आप जो बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, 11th क्लास में बहुत बढ़िया से समझाया गया है, ठीक है। पर आप बस इतना जान लो कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है वो पॉजिटिव होता है, दोनों की डायरेक्शन जब अलग होती है तो नेगेटिव होता है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब क्या बात कर रहे हैं, आपकी एग्जाम्पल 11.1 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है कि फोर्स मेरा 5 न्यूटन के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के बराबर है, और ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो इससे जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे, F इंटू एस तो आ गया 5 इंटू 2 तो हो गया 10 जूल इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, उसमें क्या बोल रहा है कि एक पॉटर है वो 15 kg का बैग उठाता है नीचे से 1.5 मीटर, उसको डिस्प्लेस करता है, तो इसकी वर्क डन बताओ। तो वर्क डन क्या होता है आपका, सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन में जाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आपको जो आपका मोशन के बाद वाला चैप्टर था फोर्स वाला, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, उसमें क्या बोला था मैंने आपको कि जो आपका फोर्स होता है, आपका जो फोर्स होता है, सेकंड लॉ याद करो, सेकंड लॉ आपको अच्छे से याद आ जाएगा, थोड़ा सा बस कोशिश करो। और अगर आप नहीं जानते हो तो आपको दिक्कत नहीं, मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उस पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे चले जाना, उसमें फोर्स की डेराइव्ड फॉर्म दी गई होगी जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकल के आती है। वो क्या होती है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वर्क डन उसमें जो हो गया वो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसमें जो वर्क है वो किसके अगेंस्ट कर रहा है, यानी इस पर फोर्स किस चीज़ का लग रहा होगा। अब खुद सोचो, जब वो किसी चीज़ को ऊपर उठा रहा है, ठीक है, तो इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई, ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन वो क्या आ गया, जी आ गया, तो ये हो गया mgs। बस सब आपको दे दिया है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, मास हो गया 15, जी हो गया 10 और एस हो गया आपका 1.5, ठीक है। तो 10 से तो पॉइंट गया, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 225 न्यूटन इसका आंसर। बस तो इसको आप लिख लीजिए और चलते हैं इसके बाद आगे। तो पिछली स्लाइड आपने लिख ली होगी, तो आगे चलते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी यानी अगर आप इसे रियल लाइफ में बोलो तो ताकत, एनर्जी है। तो ताकत से मुझे कहीं ना कहीं ये आता है कि ताकत यानी कैपेसिटी, यानी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई बोलता है भाई जिम वाला है, जिम करता है, ताकतवर है, ताकतवर है यानी आप इसे क्या समझते हो कि ये ज़्यादा काम कर सकता है या ज़्यादा वजन उठा सकता है, यानी इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो रियल लाइफ में जो आपका एनर्जी है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, अ थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क, सिंपल सी। कैसे, अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। डिफरेंट कैसे, हमारे रियल लाइफ में बोलते हैं कि एनर्जी चाहिए भाई, एनर्जी, मुझे एक काम कर रहा है, मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, सोएंगे कुछ भी करेंगे तो एनर्जी आ गई, एनर्जी आई। एनर्जी मतलब क्या है, एनर्जी मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिल गई तो आप काम कर लोगे। पर साइंस में इसका मतलब कुछ और है, साइंस में इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी, काम करने की आप में कितनी क्षमता है, वो आपका क्या बताता है कि यह है एनर्जी, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझे, रियल लाइफ में और साइंस में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें। रियल लाइफ में हम सोचते हैं
कि एक एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है, हम इससे वर्क कर सकते हैं। पर साइंस में क्या बोलता है, अ ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट काम करने की क्षमता रखता है या क्षमता है उसमें, तो हम क्या बोलते हैं, उसके पास एनर्जी है। ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट डू वर्क ऑन इट्स ओन, तो क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। इफ ऑब्जेक्ट विच वर्क इज डन ऑन विच वर्क इज डन इज गेन ऑफ एनर्जी। इसमें ई माइनस कर देता हूँ, इसमें ई प्लस कर देता हूँ, समझ जाओगे आप। अब जैसे सन है, सन क्या है, अपनी एनर्जी को बांट रहा है, ऊपर से एनर्जी है, दे रहा है सबको, तो वो एनर्जी एक तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा है। ठीक है। और वहीं एक ऑब्जेक्ट है जो आपका किससे चल रहा है, सूरज की किरणों से चल रहा है, सोलर आपके हो गए, तो क्या हो गया, एक तरीके से गेन ऑफ एनर्जी हो गया वो, है ना। समझे कि नहीं समझे। तो इसमें यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल ही होती है। अब कई लोग बोलेंगे भाई जूल ही क्यों होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एनर्जी क्या आपकी बताई साइंस ने कि किसी भी चीज़ को करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, उसकी क्षमता नाप रहे हैं कि हम उसको कितना कर सकते हैं, तो हम जिस चीज़ को कर रहे हैं हम उसी को नहीं ले रहे। सिंपल सी बात है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है ना, तो वर्क को आप किस में जानते हो, जूल में जानते हो, और कैपेसिटी को आप क्या जानते हो कि इतना। आप ये बोलोगे क्या कि मैंने 1 kg ऑफ 1 जूल वर्क किया, ऐसे तो बोलोगे नहीं। आप बोलोगे मैंने बहुत सारा काम किया। बहुत सारा आप कैसे बोल सकते हो, जूल्स में बोल सकते हो कि मैंने 1000 जूल्स ऑफ किया एनर्जी, मेरी 1000 जूल ऑफ एनर्जी खर्च हो गई। सिंपल सी बात है। 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होती है, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क डन। 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी, 1 जूल ऑफ वर्क डन करने की, 1 जूल ऑफ वर्क डन करने की एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। बस सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की, इसमें से वैसे मिली कम ही आएगा। इसके बाद जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा आने वाला है, तो उसको जल्दी से नोट कर लो। तो अब आगे बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज की। ठीक है। एनर्जी की फॉर्म क्या क्या होती है। अब जैसे आपको सन जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो किसमें कर रहा है, एक तरीके से लाइट हीट एनर्जी। ठीक है। ऐसी बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है, मैकेनिकल, पोटेंशियल, हीट। ये बस क्या है, एक तरीके से फॉर्म है कि ये आप तक कैसे आ रही है। ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इतने समझ जाओगे आप, इतने समझदार हो ना भाई। ठीक है। तो पहला फॉर्म ऑफ क्या है, वो है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा, वो है आपका काइनेटिक एनर्जी। जैसे मेरा ये है, अब जैसे ये मूव किया, ठीक है, तो इसमें क्या आती है, एक तरीके, एक टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है। तो इसकी जो डेरिवेशन है वो कैसे होगी, देखो, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, कोई भी ऑब्जेक्ट है मास एम का, हैविंग वेलोसिटी यू, यानी अभी उसके पास वेलोसिटी यू है, डूइंग डिस्प्लेसमेंट एस, यानी जैसा अभी उसके पास यू है मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। जैसे ही उस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, उसका जो यू है वो चेंज हो जाएगा, यू इज चेंज्ड, और वो किस में चेंज होगा, यू से वी में, इनिशियल टू फाइनल में। अब हमने क्या पढ़ा था इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, कि अगर वी चेंज, यू इज चेंज, यू और वी में अगर आपका कोई भी डिफरेंस आता है, या वी आता है, यू आता है, तो एक और टर्म आता है, वो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इक्वेशन 3 ऑफ मोशन यूज करके क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब इसमें 2as क्यों आया, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसमें इससे मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे को उसका वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्यों निकालना है, क्योंकि आपने जो एनर्जी डिफाइन करी थी वो किसमें करी थी, वर्क डन में डिफाइन करी थी। तो वर्क डन अगर मेरा आ जाएगा तो मैं इससे एनर्जी भी बता दूंगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैंने कर दिया मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की मैंने वैल्यू मैंने यहाँ से उठा ली, वो क्या होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2a। ए से ए कटा मेरा, तो मेरी जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या थी, W इक्वल टू हाफ एम डॉट वी स्क्वायर। एम डॉट वी स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो रहा है, यानी डिफरेंस है, और डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंस। पर अगर मेरी जो u है अगर वो 0 होती है, यानी अगर मेरी गाड़ी v से मूव कर रही है, बस उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है,
कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में फाइनल और इनिशियल में, तो मेरा जो एनर्जी का फॉर्म क्या आएगा फाइनल होगा हाफ एम वी स्क्वायर। यही है आपकी क्या काइनेटिक एनर्जी की डिराइव्ड फॉर्म। ये पक्का पेपर में आ सकता है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके बाद। तो आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी अच्छे से पढ़ा दिया है। अब इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं जिससे क्या होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी से मदद हो जाए, ठीक है। तो एग्जांपल 11.4 देख रहे हैं, क्या बोल रहा है एग्जांपल आपका 11.4। आपका एग्जांपल 11.4 बोल रहा है ये व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ मास ऑफ द कार इज 1500 kg। तो मास आ गया आपका 1500 kg, और मेरे को जो पहले स्पीड थी इसको मैं v1 बोल देता हूँ। तो v1 जो थी मेरी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर, मेरे को इसको चेंज करना है किसमें v2 में, वो क्या होगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है उसको आप लिख लेना कि आपको मालूम तो है कि एनर्जी जूल्स में होती है, पर जो आपकी जो आई थी ना हाफ एम वी स्क्वायर, ये ई के इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें जो मास है वो केजी में होना चाहिए और वेलोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि हमें क्या निकालना है, कि हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्यों, समझ आया? क्योंकि क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि मेरी स्पीड ये थी, मेरे को ये लानी है, तो मेरे को मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस स्पीड को अटेन करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो v1 है और v2 है इसको हम क्या कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो 30 किलोमीटर को करोगे तो आप क्या आता है 1 किलोमीटर होता है आपका 1000 है, और आवर क्या होगा 60। तो सिंपल सी बात आती है एक वो हो जाता है 520 सॉरी गलत हो गया, एक बार 2 से 50 और ये 3 50/3 कर लिया, और एक और 60 से कर दिया तो 5, ठीक है। तो ये हमको सिंपल सी बात है 30 × 5/18 करना है। आप इसको v1 कर दो तो 30 से 3 6 10 और ये हो गया आपका 3 और ये आपका 2 3 या 6 2 5 या 25/3। तो आपकी v1 जो आ गई वो है 25/3 मीटर पर सेकंड। v2 निकाल लेते हैं सिमिलरली, v2 आ गई आपकी 60 × 5/18 कर लेते हैं, सिंपल से आसानी से आ जाएगा। अब तो 6 से हो जाएगा 6 3 जा 6 10 जा, और इसके आगे नहीं होगा अब ये, तो ये हो गया 50/30 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपकी पहली काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं KE1, तो क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 15,000 इंटू वी क्या है आपका 25/3, तो दो बार लिख देता हूँ 25/3 इंटू 25/3। समझ आ रहा है इतना? कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करेंगे अब बताओ, 3 से कर लेते हैं 500 हो गया, ठीक है। अब इससे डिवाइड होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 2 से हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं, 2 से कितना होगा ये 250 हो गया, ऊपर भी 25 का स्क्वायर आ गया और नीचे क्या होगा 3। अब इसे आप कर लो 25 का क्यूब आ गया एक तरीके से, इसमें 25 का क्यूब, इतना ही रहने दो, इसके आगे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ, पहले खुद से सॉल्व कर लेना भाई, मेरे सॉल्यूशन मत देखो, बिल्कुल खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। 50 × 3 50 × 3 500 पैसे नहीं है 500 है, 250 × 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब देखो खुद आपको एक चीज़ दिखेगी, डेल्टा के ई क्या आएगा मेरा 250/3 कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें से, क्योंकि इसमें 250/3 कॉमन आ रहा है, तो 50 का स्क्वायर
-25 का स्क्वायर। अब इतनी ही तो यार मैथ आपको सबको आती होगी, एडवांस लोगों आज चल के। 250 डिवाइड बाय 3, 50 क्या हो गया आपका 2500, 2500, ठीक है। और आपका 25 क्या होगा 625, 625। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ कर दूँ क्या, ऊपर ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर आसानी रहेगी, है ना। सब समझ आ रहा है ना अच्छे से, टेंशन मत लेना आप, क्योंकि अब सब सॉर्ट होगा। 250/3, इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 5 5, ठीक है, 9 में से 2 9 में से 2 7 है, और आपका 14 में से 6 8, 1875 आ गया। 1875 इसको डिवाइड कर देगा, एक बार देखते हैं। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, बहुत बढ़िया हो गया डिवाइड, ठीक है। अब इसमें 625 इंटू 25 कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया आपका 25, 2 10 12, 1 6 31, 2 8 10, ठीक है, 1 5 और 6 12, तो आ गया आपका 1 3 5, ये आ गया 156250 जूल। इतनी एनर्जी मेरी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पर जाने के लिए। तो यही है आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी पर। अब सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी पे आ रहे हैं, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पोजेस कर रहा है, किस वजह से, उसकी शेप या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपकी एक स्प्रिंग होती है, उसको आप खींचो, छोड़ोगे तो एकदम से आपने उसमें एनर्जी अप्लाई करी, वो वापस उस पर आ गई। क्यों, किसकी वजह से आई, उस पर आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, उसने अपनी शेप की वजह से अपने शेप को वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए क्या किया, उसने एक वर्क डन किया, ठीक है, या फिर एनर्जी पोजेस करी, तो उसी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर एक आप तरीके से ये भी कह सकते हो, आप जो रियल लाइफ में लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे बहुत पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल इसी क्या है कि वो खुद की वजह से जो होता है पोटेंशियल। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट जिसका कोई शेप है या फिर कोई किसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो एक एनर्जी पोजेस करेगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिंपल सी बात ये है फाइनल डेफिनेशन। अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आपको अगली क्लास मतलब बड़ी क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, पर आपकी जो बुक में है वो क्या है, एक ही टाइप है, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। अब क्या हो रहा है, मेरा जो शेप है या फिर मेरी जो पोजीशन है वो अब डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो अब डिफरेंट हो रही है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ड थ्रू ए हाइट, जैसे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने किसी हाइट पे ऊपर कर दिया, रेस्ट कर दिया, वर्क इज सेड टू बी डन इट अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काम जो कर रहा हूँ क्या इसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, ग्रेविटी अगेंस्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इधर ले गया, ठीक है, हाइट पे ले गया, तो ये किसके अगेंस्ट हुआ, ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ। द एनर्जी पोजेस्ड बाय सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। सिंपल सी बात है, मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी मैंने हाइट में डिफरेंस कर दिया, उसको मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले गया, हाइट में डिफरेंस कर लिया, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ले गया, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हुई है, या फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं, फिर एक एग्जांपल करेंगे मस्त, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप उसकी डेफिनेशन समझ रहे हो। अब देखो उसमें जो डिफ़ॉल्ट है ना, डिफ़ॉल्ट यानी डिफ़ॉल्ट पॉइंट, यानी एक ऐसी चीज़, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो, मैथ में आपका कोई भी नंबर है, आप किससे लेते हो, ज़ीरो से लेते हो, पर आपको रेशो से पढ़ा दिया, चलो छोड़ो। हाँ, जैसे टाइमर होता है आपका, तो टाइमर पे आप डिफ़ॉल्ट क्या लेते हो, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसमें जो हाइट होती है, हम ऐसा नहीं इसको +20 -20 ऐसे नहीं लेते, हम इसको जीरो से करते हैं, ज़ीरो यानी ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो हम जो हमेशा
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो लेट ए बॉडी विद मास m, मैंने बॉडी ले ली है मास m, रेज थ्रू इन हाइट h, ठीक है। हाइट h मैंने क्या कर दिया, वो ऊपर रेज कर दी फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड पे थी पहले, मैंने h हाइट ऊपर रेज कर दी। फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कोई भी चीज़ को ऊपर किया तो मैंने क्या किया, एक तरीके से वर्क तो किया ही होगा, ठीक है, वर्क तो सिंपल सी बात है, और फोर्स भी लगा होगा। तो फोर्स किसके बराबर होता है, हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें क्या हो रहा है, फोर्स इक्वल टू एम ए होगा, और ए जो होगा वो क्या होगा, आपका जी होगा। क्यों, हमने यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, मेरा जी आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा मेरा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है, ए की जगह जी रख दिया है। और जो डिस्प्लेसमेंट था मेरा, पहले मेरी 0 पे था ग्राउंड लेवल पे, अब मैंने इसको एक दूसरे पॉइंट पे ले गया, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है अब वो h हो गई है। तो जो ई के की जगह ई पी लिख देते हैं, वो आएगा आपका mgh, इसको भी स्टार मार देते हैं, ठीक है। इट इज़ पार्ट इंडिपेंडेंट, डिपेंड ऑन ओनली पोजिशन। ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल वाली, इसमें क्या होगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। यानी अगर मैं इस मार्कर को जैसे ग्राउंड लेवल पे, अगर मैं इसको यूं 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 करके यहाँ ले आता हूँ, जैसे ऊपर यहाँ ले आता हूँ यूं 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 करके, उसको उससे कोई मतलब नहीं कि आप कोई सा भी पाथ लो, उसको बस ये इनिशियल पे यहाँ था, फाइनल पे यहाँ है, दोनों का डिफरेंस करके मेरे को बता दो कि डिस्टेंस कितना है, बस सिंपल सी बात इतनी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ऑब्जेक्ट को कैसे नचाया या फिर कैसे ले गए हो, और उसको ये है कि फाइनल इनिशियल पे कहाँ था और फाइनल पे कहाँ है, बस, ठीक है। अब आगे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जल्दी से लिख लिया होगा आपने, तो एग्जांपल 11.5 करो जल्दी इसके आगे, ठीक है। एग्जांपल 11.5 क्या कह रहा है आपके, एग्जांपल 11 फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मास आपका उसका दे रखा है 10 kg, ठीक है, और हाइट है उसकी 6 मीटर, और जिसमें आपकी जी की वैल्यू है वो है 9.8, इसमें आपको 10 यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन क्या होगा आपका mgh, किसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। तो मास हो गया इसका 10, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी 9.8 और हाइट होगी 6, पॉइंट से 10 गया तो 98 इंटू 6 कर लो, 8 4 कैरी, 6 9 54 588 आपकी एनर्जी आ गई, 588 जूल्स, ठीक है। यही है आपका आंसर। अब चलते हैं आगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपका चैप्टर का। तो अब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं चैप्टर के, और ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक है, बस इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, आप एटम्स वाला जो चैप्टर था आपने वो भी पढ़ा था, उसी का थोड़ा थोड़ा रिप्लिका वाली डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल सी बात है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जैसे कि मेरी हीट एनर्जी है, वो मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ उसको, ठीक है, पर मैं उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और ना ही क्रिएट कर सकता हूँ। इट नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो, पर आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी इन सब का सम जो होता है, जो एक सिस्टम में पूरी एनर्जी का सम लोगे आप, वो बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस सेम रहता है। अब जैसे एक आपका एग्जांपल दे रहा है, इस एग्जांपल को आप देखो पहले, कि मैंने एक ब्लॉक है मास m का, मैंने उसको एक हाइट पे रख रखा है, जैसे कोई बिल्डिंग पे रख रखा है 7वीं मंजिल या 5वीं मंजिल पे, फ्लोर पे। अब मैं क्या करता हूँ, उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों?
ग्राउंड से लेकर ऊपर तक आप कैलकुलेट करोगे वो उसकी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। क्यों? इसमें अभी वेलोसिटी है ही नहीं। अब मैं इसको दे देता हूँ धक्का, अभी गिरती है नीचे। अब नीचे जैसे गिरती है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, पहले सबसे आपने पहले देखा कि पहले में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। ठीक है, अब लेट से इसका जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी वो थी एक्स जूल। ठीक है, तो एक्स जूल थी, तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, तो एक्स की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है जब वो मिड तक पहुंचता है। क्यों? अब उसके पास क्या वेलोसिटी आ गई है, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी या फिर हाइट थी वो क्या हो गई, कम हो गई है। तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो गई है। पर एक चीज़ आप तब भी करना, मतलब तब भी आप देखोगे क्या कि टोटल एनर्जी जो है वो अभी भी एक्स ही बनी हुई है। अब व्हेन बॉडी, जब बॉडी बिल्कुल नीचे पहुंचने वाली है, तब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी नियरली टू 0 हो जाती है। और इसमें एक और चीज़ होती है क्या, आपकी अभी भी जो टोटल एनर्जी है वो एक्स जूली बनी हुई है, जो उसकी वैल्यू थी। तो आप एक इस प्रोसेस से आप क्या देख सकते हो कि मेरी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई ऊपर से लेके नीचे तक, पर जो टोटल एनर्जी है वो उतनी ही रही। तो सिंपल सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरा यही तो कह रहा था भाई, कि आप एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म कर सकते हो, आप पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कर सकते हो, या काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कर सकते हो, पर आप ना तो उसे बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और जो टोटल एनर्जी बिफोर रहेगी, बिफोर द प्रोसेस, जैसे पोटेंशियल जैसे फर्स्ट पे थी और जो थर्ड पे थी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, बस सिंपल सी बात ये थी इस प्रोसेस की। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो मैंने इधर एक्स मानी थी उसको हम क्या कह देते हैं, आपका मैकेनिकल एनर्जी कह देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो आप बोल देना इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चलो अब आगे चलते हैं। तो आ गए हैं अब आपके लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के, वो है पावर। क्या है पावर? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इफ एन ऑब्जेक्ट डज ए वर्क W in टाइम T, देन द पावर इज W अपॉन T। यानी पावर क्या है मेरा, पावर मेरा सिंपल सी बात है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो कितना वर्क कर रहा है कितने टाइम में, उसको मैं करता हूँ पावर बोल देता हूँ। अगर ऐसे बोलता हूँ तेरे में कितनी पावर है, इसका मतलब साइंटिफिकली वो ये कह रहा है कि तू कितना वर्क डन कितने टाइम में कर सकता है। सिंपल सी बात ये है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/T। ठीक है, इसको आप कॉपी पे लिख लो, W/T यानी वर्क डन अपॉन टाइम। इसकी यूनिट होती है वो होती है वॉट है। अब कई चैप्टर, जो आपके चैप्टर होता है इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके पेपर या स्कूल में भी पूछ लिया जाएगा कि 1 वॉट बताओ। तो 1 वॉट क्या होता है, 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट या फिर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 जूल वर्क डन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना काम कर सकता है। 1 वॉट क्या होता है मेरा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलो वॉट क्या होता है मेरा, 1000 वॉट। और 1 किलो वॉट को मैं क्या ले सकता हूँ, 1000 जूल पर सेकेंड। अब क्या होता है, कई इंडस्ट्री में बोला गया कि पावर अच्छी टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीनें अलग तरीके से वर्क कर सकती हैं, उनकी जो पावर है वो डिफरेंट हो सकती है टाइम के साथ। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर पावर वेरी कर रही है आपकी, तो अगर आप क्या कैलकुलेट करो, एवरेज पावर कैलकुलेट करो। एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसके बाद एग्जाम्पल करने वाले हैं 2, तो जल्दी से लिख लो। लिख लिया होगा? ठीक है, पॉज करके लिखना यार। तो आ रहे हैं आपके एग्जाम्पल 11.7 पे। क्या बोल रहा है आपका एग्जाम्पल 11.7? टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, अप्रोक्स हाइट ऑफ 8 मीटर। वी नेम गर्ल A, अदर B। गर्ल A टेक्स 20 सेकंड, B 20 सेकंड। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच? ठीक है, तो बोला फोर्स क्या है आपका, फोर्स यानी एक तरीके से वेट ही पूछ रहा है वो। वेट क्या है आपका 400 न्यूटन। हाइट क्या है आपकी रोप की, वो है 8 मीटर। एक गर्ल है A,
वो लिखती है 20 सेकेंड। टी ए लिख देता हूँ मैं, टी बी लिख देता हूँ, 2 गर्ल्स है ना। टी ए गर्ल्स जो है वो है 20 सेकेंड, टी बी जो है वो 50 सेकेंड करती है। तो व्हाट इज़ द पावर, अब पूछा है पावर क्या होगी। पावर सिंपल सी बात है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर ए निकाल लेते हैं, यानी गर्ल्स जो ए है, तो वर्क डन इसमें क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इसमें यही दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, और तो एम जी एच वाला लग जाएगा इसमें, एम जी एच, या फिर सॉरी एम जी एच भी क्यों लगेगा, एफ इंटू एच लगा दो ना सिंपल। तो 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 8, और ये डिवाइड हो गया आपका टाइम 20 से, तो ये गया 2 4, ये हो गया 160, इसकी होगी पावर 160 वॉट। और वहीं पी बी जो आया वो क्या आया आपका 400 इंटू आपका 8 डिवाइड बाई 55, 8 इंटू 64 वॉट, ठीक है। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जूल जो है आपकी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाती है। तो आपका जो जनरल वर्ल्ड है उसमें क्या बोला गया कि जूल को नहीं लेंगे हम जूल की जगह क्या लेंगे, किलोवाट आवर को लेंगे। किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट और आर, किलोवाट यानी 1000 वॉट है, और आर का मतलब घंटा, यानी 1 घंटा 2 घंटा ऐसे। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब आपने घर पे आपने देखा होगा कि मीटर लगा होता है तो उसको बोलते हैं यूनिट आ गई, यूनिट आ गई। तो यूनिट किस में कैलकुलेट करते हैं, यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं किलोवाट आवर में। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है 11.9, जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल होने वाला है, उसको कर लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, उसकी पावर क्या है 60 वॉट, ठीक है, और वो यूज़ कितना होता है, टाइम है उसका 6 आवर पर डे, ठीक है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। अब ये पूछ रहा है कि इसकी वो बताओ एनर्जी कितनी यूज़ होती है। तो बहुत सिंपल है, ई इक्वल टू पी इंटू टी, इंटू कर दो। क्यों, देखो वॉट तो मेरे पास दिया ही था, अगर मैं आवर से मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। और किलोवाट एनर्जी में मेरी यूनिट को मैं नापता हूँ, जो बिजली होती है मेरी। तो पावर मेरी क्या होगी 60, और मेरे आवर कितना हो गया 6। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या 60 जो है मेरी वो वॉट में, पर मैं किस में कैलकुलेट करता हूँ, किलो वॉट में। तो इसको मैं कर दूंगा 1000 से डिवाइड मार दूंगा, तो होगा 0.06 इंटू 6। अब इसके जो आंसर है वो क्या आएगा आपका 0.36 किलोवाट आवर, यानी 0.36 किलोवाट पर आवर, या फिर 0.36 यूनिट। लिख लो, इसे जल्दी से लिख लो, लिख लिया, चलो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। बहुत टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा अच्छे से। 1 घंटे के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी कैसे भी इस चैप्टर को समझाऊं अच्छे से आपको, और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करा दूं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस शीट अपलोड होगी, उसको कर लेना अच्छे से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। अब मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आप मेरे संग जुड़े रहे। आपने अगर आखिरी तक लेक्चर देखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय, और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।